सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री विथ आयु। एंड यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट 7 इरिगेशन। सो इरिगेशन क्या है? तो ये एक वाटर का आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है। वाटर का हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू मीट द क्रॉप इवेपो ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। क्योंकि जब हम क्रॉप का इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन को बैलेंस करेंगे तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा और हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से। एंड नाउ कम्स इरिगेशन के मेथड्स। तो इरिगेशन के मेथड्स में सबसे पहला आता है सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है इरिगेशन का, और इसके अंदर आता है फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर का एप्लीकेशन फ्लडिंग के द्वारा होता है। इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा इरिगेशन के लिए वाटर हो, वो एरिया किसी रिवर के पास हो या किसी वाटर सिस्टम के आसपास हो वहाँ पे। एंड मोस्टली ये वेटलैंड राइस में अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि राइस में एक पर्टिकुलर हमें डेप्थ ऑफ वाटर को मेंटेन करना होता है। और ये वैसे सॉइल में भी इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किनका अच्छा होता है? जिनके टेक्सचर सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड सॉइल जो होता है उनके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अब आता है चेक बेसिन मेथड। तो ये मोस्ट कॉमन अमंग सरफेस मेथड। तो सबसे कॉमन मेथड क्या है? तो सरफेस मेथड सबसे कॉमन है। और सबसे कॉमन सरफेस मेथड में कौन सा है? तो वो है चेक बेसिन। ये किसके लिए सुटेबल है? जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होता है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में वीट भी आएगा, ग्राउंडनट भी आएगा, पर्ल मिलेट भी आएगा। इट कंसिस्ट इन रनिंग वाटर इनटू रिलेटिवली लेवल बेसिन्स सराउंडेड बाय स्मॉल रिज। तो यहाँ पे रनिंग वाटर होता है और स्मॉल रिज से वो सराउंडेड होता है। यहाँ का लिमिटेशन क्या है इस मेथड का कि बहुत ज़्यादा रिजेस होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लैंड के एरिया में लेबर लगते हैं बेड्स बनाने में। लास्टली है रिंग बेसिन। तो रिंग बेसिन फ्रूट क्रॉप और ऑर्चर्ड में काम आता है। रिंग बेसिन में क्या होता है कि एक ट्री होता है, उसके आसपास हम एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं और वहाँ पे हम वाटर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर ट्री के नीचे ही वो वाटर का इरिगेशन और वाटर हम प्रोवाइड करते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाता, जिससे हम डिजीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं। नाउ कम्स बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या होता है? यहाँ पे फील्ड जो है बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइडेड होते हैं और सेपरेटेड होते हैं रिजेस में। सॉइल जिनका स्लोप 0.5 to 1% है ना, इस मेथड के लिए बेस्ट है। और ये भी सारे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए होता है। बट यहाँ जो सॉइल है वो मीडियम और हैवी टेक्सचर होना चाहिए। ये किसके लिए सूटेबल नहीं है? तो ये सैंडी सॉइल के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अब आता है फरो मेथड। तो ये मेथड जो है ये जनरली यूज़ किया जाता है इरिगेट करने के लिए जो रो क्रॉप है, वेजिटेबल्स है। यहाँ पे भी स्लोप वेरी इंपॉर्टेंट 0.2 to 0.5% होते हैं। फरो का लेंथ क्या होता है? तो फरो का लेंथ वेरी कर सकता है 30 मीटर सैंडी सॉइल के लिए और लेसर स्लोप पे, एंड 300 मीटर होता है जब हेवी सॉइल हो और स्लोप ज़्यादा हो। फरो इरिगेशन सुटेबल है बहुत सारे टाइप ऑफ सॉइल के लिए एक्सेप्ट सैंड्स को छोड़ के। सैंड्स में बहुत ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, दैट्स वाई सैंड को कभी भी हम चॉइस में नहीं लेते हैं। फरो मोस्टली सुटेबल है रूट के लिए एंड ट्यूबर क्रॉप के लिए। कोरुगेशन स्मॉल एंड सैलो फरो, इसको हम कोरुगेशन कहते हैं। ये भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान दो कि मोस्टली जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है उनके लिए इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नाउ कम सर्ज इरिगेशन। ये बहुत एडवांस तरीके का इरिगेशन है। ये टर्म जो है सर्ज इरिगेशन, इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू फील्ड सरफेस अंडर ग्रेविटी फ्लो। तो ये बता रहा है कि वाटर का इंटरमिटेंट एप्लीकेशन होगा ग्रेविटी फ्लो के अंदर, जो कि रिजल्ट करेगा इन सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ मोड, जो कि कांस्टेंट होएगा। कुछ टाइम पे ऑन होएगा, कुछ टाइम पे ऑफ होएगा। इससे क्या होगा कि रिजल्ट करेगा मिनिमाइज्ड डीप पर्कुलेशन एंड रन ऑफ लॉसेज में। यहाँ पे रन ऑफ का लॉसेज नहीं होगा और डीप पर्कुलेशन को भी मिनिमाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ये इंडिया में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये सब टाइप के जो इरिगेशन होते हैं एडवांस टाइप के होते हैं। यहाँ मनी ज़्यादा, मतलब ऑटोमेजेशन होता है, यहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं। एंड सेकेंड चीज़, ये बहुत बड़े बड़े लैंड्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, जबकि इंडिया में मोस्टली मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल फार्मर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे पॉपुलर नहीं है। अब आता है कैब इरिगेशन। तो एक ऑटोमेटिक मेथड है सरफेस इरिगेशन का। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिक मेथड क्या है, कैब इरिगेशन और कोरुगेशन क्या है ना। तो सरफेस और सब सॉइल इरिगेशन मेथड, यहाँ पे क्या होता है कि वाटर अप्लाई होता है फील्ड डिचेस में अंडरग्राउंड पाइप से, और ये जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। इस मेथड को इंडिया में केरला में जहाँ कोकोनट गार्डन है वहाँ पे, गुजरात कश्मीर में जहाँ पे सैंडी लोम सॉइल है वेजिटेबल्स के लिए, वहाँ यूज़ होता है। ये कभी भी सीरियल्स वगैरह में यूज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीरियल्स उतने ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा पर केजी अगर देखो प्राइस, तो सीरियल्स के बहुत कम होते हैं, जहाँ के वेजिटेबल्स प्लांटेशन क्रॉप के बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसमें क्या होता है, सब सरफेस मेथड में ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम्स भी होते हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इनके पार्ट ही होते हैं। अब आता है स्प्रिंकलर्स। तो स्प्रिंकलर्स में क्या होता है कि वाटर अप्लाई होता है विथ प्रेशर टू सरफेस ऑफ एनी क्रॉप और सॉइल इन फॉर्म ऑफ थिन स्प्रे वे सम वॉट रिजेंबलिंग रेनफॉल। तो स्प्रिंकलर क्या होता है, जस्ट लाइक रेनफॉल होता है। यहाँ पे वाटर प्रेशर के साथ अप्लाई होता है और एक थिन स्प्रे के फॉर्म में दिखता है वो। सो यहाँ कह रहा है कि एक पंपिंग यूनिट है, बहुत सारे मेन लाइन्स है, लेटरल लाइन्स है, और वहाँ पे एक राइज पे, एक हाइट पे ये स्प्रिंकलर नोज़र है। यहाँ पे क्या है, वाटर का हम रेट को भी रेगुलेट कर सकते हैं और नेचुरल रेनफॉल जैसे कंडीशन को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है कि ये यूज़फुल है सारे क्रॉप्स के लिए ऑलमोस्ट, बट यहाँ एक्सेप्शन है राइस और जूट। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर डिमांड करता है एंड मोस्ट सॉइल एक्सेप्ट हेवी क्ले सॉइल, so it is especially suited for field with steep slope and undulating topography। मतलब जहाँ undulating topography है वहाँ पे भी अच्छा काम करेगा, steep slope है वहाँ पे भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये एक हाइट पे काम करता है और रेन की तरह मतलब यूज़ में लेते हैं इसको। एडवांटेजेस क्या है आप स्प्रिंकलर इरिगेशन के, तो ये undulating topography पे काम कर रहा है, ये सैंडी सॉइल के लिए भी बेस्ट है। वाटर कितना सेव करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 25 से 50% वेरी करता है, बट सेव करता है, अलग क्रॉप में अलग तरीके से वेरी करता है। डिस्चार्ज रेट क्या है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्चार्ज रेट इज़ मोर देन 1000 लीटर पर आवर। और स्प्रिंकलर प्रेशर क्या है, तो स्प्रिंकलर प्रेशर 2.5 to 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट वाटर सेव हो रहा है, डिस्चार्ज रेट क्या है, स्प्रिंकलर प्रेशर क्या है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी कितना हो सकता है, तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी 60% हो सकता है सरफेस मेथड से, और इंक्रीज़ किया जा सकता है 40% इरिगेटेड एरिया में विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज़ कम्पेयर टू सरफेस। यहाँ पे कह रहा है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर भी डाले तब भी ये 40% जो है इंक्रीज़ ही होगा इरिगेटेड एरिया में सरफेस मेथड से। और यहाँ पे है कि अबाउट 40 to 60% सेविंग इन लेबर कंपेयर विथ सरफेस। तो यहाँ पे सरफेस इरिगेशन से देखा जाए तो लेबर भी हमारा कम लग रहा है, क्योंकि सब ऑटोमेटिक है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर, तो ये क्रॉप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ड्रिप इरिगेशन है, ये इंट्रोड्यूस हुआ बाय इज़राइल। ड्रिप इरिगेशन को हम टिकल इरिगेशन भी कहते हैं। ये वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड है इरिगेशन का, और जो कि इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि हम अब 2 चीज़ें फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। वाटर स्कार्सिटी, हर जगह पानी का अवेलेबिलिटी उतना नहीं है कि हम इरिगेशन भी प्रोवाइड कर सकें। दूसरा सॉल्ट प्रॉब्लम, कभी भी हम जब पानी देते हैं तो वहाँ सॉल्ट, वाइट चॉक जैसे सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल करते हैं रूट्स के थ्रू पानी का अपटेक में। अब ये क्या है कि इरिगेशन इज़ डिफाइंड एज प्रिसाइज बट स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर एज डिस्क्रीट ड्रॉप और कंटिन्यूस ड्रॉप थ्रू मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड इमिटर्स। तो ये जो टिकल इरिगेशन है, ये कह रहा है कि प्रिसाइज है, ये स्लो एप्लीकेशन हो रहा है। कैसा, किस फॉर्म में हो रहा है, या तो डिस्क्रीट या तो कंटिन्यूस मैकेनिकल डिवाइस के तो इमिटर, और ये लोकेटेड है सेलेक्टेड पॉइंट्स अलॉन्ग वाटर डिलीवरिंग लाइन। ठीक है। अब है कि दिस सिस्टम इन्वॉल्व स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू रूट जोन ऑफ क्रॉप। तो ये सिस्टम क्या है, इसमें वाटर का स्लो एप्लीकेशन है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है रूट जोन तक, और रूट जोन से जल्दी अपटेक हो जाता है। इस मेथड में क्या है कि वाटर को बहुत ज़्यादा हम इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉसेस भी होते हैं ना, डीप पर्कुलेशन की वजह से, सरफेस इवेपोरेशन की वजह से भी। अब आता है कि ड्रिप इरिगेशन इज़ बेस्ट सुटेड इन वाटर स्कैरसिटी एरिया, मतलब वैसे एरिया जहाँ वाटर की स्कैरसिटी है वहाँ के लिए बेस्ट सुटेड है। जहाँ पे वाटर क्वालिटी इज़ मार्जिनल वहाँ के लिए भी ये बेस्ट सुटेड है। अगर टोपोग्राफी अनड्यूलेटिंग है, स्टीप है, सॉइल डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड है तब भी, अगर आपका वहाँ इस एरिया में लेबर एक्सपेंसिव है तब भी, और क्रॉप वैल्यू अगर हाई है तब भी। तो ये सारे टाइम पे ये सारे कंडीशंस में हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि हम ड्रिप इरिगेशन ही यूज़ करें। है एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस में क्या है, वाटर सेविंग कितना है, तो 50 to 70% है सरफेस के कंपैरेटिव, और इरिगेशन इफ़िशियंसी 90% है सरफेस मेथड से। डिस्चार्ज रेट अगर हम देखें तो वाटर पर ड्रिपर इज़ जनरली 1 to 8 लीटर पर आवर एट 1.5 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी साथ में लग सकता है, हर्बिसाइड्स भी साथ में लग सकता है ड्रिप के वेंचर के थ्रू। सो इसमें फर्टिगेशन हर्बिगेशन दोनों हो सकते हैं। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा सुटेबल है वाइडली स्पेस्ड क्रॉप के लिए, क्योंकि बहुत आराम से एप्लीकेशन हो सकता है अगर वो स्पेसिंग है वहाँ पे प्रॉपरली। तो
ऑर्चर्ड्स के लिए अच्छा है और ग्रीन हाउस के लिए भी बहुत अच्छा है, जहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम कर रहे हैं वेजिटेबल्स के, फ्लावर्स के, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब आता है टाइफोन सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन जो टाइफोन सिस्टम है उसके अंदर, तो ये शुगर कैन के लिए होता है। ये एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ ड्रिप इरिगेशन है। ये क्या करता है कि पर्टिकुलर वाटर डेप्थ को वहाँ मेंटेन करता है किसी पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज पे, मतलब हर टाइम नहीं, बट एक ग्रोथ स्टेज है जो क्रिटिकल, वहाँ पे वाटर ज़रूरी है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ वाटर को वो मेंटेन करता है। अब आता है ड्रेनेज। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज इज़ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नोन एज फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम सरफेस और बिलो द सरफेस ऑफ फार्मलैंड सो एज टू क्रिएट फेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ। अब आता है ड्रेनेज के मेथड क्या है, तो एक तो है सरफेस ड्रेनेज, दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज एक चीपेस्ट सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। ओपन ड्रेनेज एट सूटेबल इंटरवल एंड डेप्थ्स पे पाए जाते हैं। ड्रेनेज क्या होता है, फ्लैट एरिया का, उसका स्लोप 2% से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है ब्रॉड बेड फरो सिस्टम। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, पहला इसका स्लोप जो होता है 0.5 के अराउंड होता है। ये प्रोवाइडेड होता है फ्री ड्रेनेज के लिए। फील्ड क्या होता है, इसमें विड्थ, बेड का विड्थ होता है और फरो का भी स्लोप जो होता है वो भी होता है। तो 120 to 150 सेंटीमीटर विड्थ बेड होता है और 45 सेंटीमीटर वाइड फरो होता है अक्रॉस द स्लोप। सो क्रॉप आर सोन ऑन बेड्स हैविंग 2 और मोर देन 2 रो ईच, और हर बेड 15 सेंटीमीटर पे रेज्ड होगा। बीवीएफ कहाँ पे करते हैं, तो मोस्टली ये ग्राउंडनट में करते हैं जब क्ले सॉइल हो। सब सरफेस ड्रेनेज है कि इसका पर्पस है कि लोअर डाउन ग्राउंड वाटर लेवल बिलो रूट जोन। तो इसमें क्या है कि ग्राउंड वाटर लेवल को देखना है रूट जोन के नीचे। अब है यहाँ पे टाइल ड्रेनेज, जब परफोरेटेड पाइप के थ्रू होता है। मोल ड्रेनेज क्या होता है, क्ले सॉइल के लिए अच्छा होता है, जहाँ की वर्टिकल ड्रेनेज जो होता है वो डिगिंग वेल की तरह होता है, वो कॉफ़ी गार्डन्स के लिए बेस्ट होता है। अब आता है कि वाटर मेजरमेंट्स के मेथड। तो फर्स्ट है ओरिफिस। ये क्या करता है, मेजर करता है वाटर इन कंपैरेटिवली स्मॉल स्ट्रीम लाइक फ्लो इनटू बॉर्डर स्ट्रिप फरो चेक बेसिन। तो ये स्मॉल स्ट्रीम्स को मेजर करता है ओरिफिस। अब आता है वायर्स। तो ये मेजर करता है फ्लो इन इरिगेशन चैनल और डिस्चार्ज ऑफ चैनल आउटलेट एट सोर्स। तो सोर्स पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो ये मेजर करता है। बेसिक इक्वेशन क्या होता है डिस्चार्ज का थ्रू वायर इज Q इज इक्वल्स टू CLH का पावर M। अगर डिस्चार्ज रिलेशन फॉर सप्रेस्ड वायर है तो इट इज़ 0.0184 LH का पावर 3/2। 90 डिग्री वी नॉच वायर जो है एक एक्सीलेंट डिवाइस है जो कि मेजर करता है स्मॉल फ्लो को, और डिस्चार्ज जो है कंप्यूट हो जाता है इस फार्मूला से। ये फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू 0.0138 H का पावर 25। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज रिलेशन है और 90 डिग्री वी नॉच वायर का जो है, जो कि एक्सीलेंट डिवाइस है, उसका जो है कंप्यूटेड फार्मूला वो इम्पॉर्टेंट है, जस्ट देख लो, याद कर लो। अब आता है पार्शियल फ्लूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम वेंचर फ्लूम भी कहते हैं। ये क्या करता है, वायर और सबमर्ज ऑरिफिस दोनों के कॉम्बिनेशन को मेजर कर सकता है। ये यूज़ होता है इवन इन रिलेटिवली शैलो चैनल लाइक इरिगेशन फरो विथ फ्लैट ग्रेड्स। अब आता है यूनिट 8 दैट इज सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। तो यहाँ आता है मेट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल वाटर पोटेंशियल दैट इज एट्रीब्यूटेड टू सॉलिड कोलोइडल मैट्रिक्स। तो कितना वाटर पोटेंशियल है जो कि सॉलिड कोलोइडल मैट्रिक्स का एट्रीब्यूट कर रहा है। कैपिलरी पोटेंशियल क्या है कि वो एनर्जी जिससे वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल वाटर को पकड़ रहा है, उसको कैपिलरी पोटेंशियल कहते हैं। सीपेज वेरी इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वाटर चैनल का। अब है कि यहाँ वाटर लॉस क्या होता है कि इरिगेशन चैनल से और कैनाल से होता है सीपेज की वजह से ही। तो इसीलिए सीपेज क्या है वो हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। पर्कुलेशन में होगा डाउनवर्ड मोमेंट, ठीक है, और जो डाउनवर्ड मोमेंट होगा वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉइल के थ्रू भी होगा, जो कि रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी होता है। इनफिल्ट्रेशन इट इज़ एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड सॉइल में ही होगा। सो इनफिल्ट्रेशन, अनसैचुरेटेड सॉइल, सीपेज और पर्कुलेशन, ये तीनों इनका डिफरेंस याद ही रखना है। लीचिंग, इसमें भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, बट यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट के साथ नीचे जाता है वाटर। अब आता है सैचुरेशन कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि सारे जो सॉइल के पोर है फिल्ड होते हैं वाटर से एट टेंशन 0 बार, ठीक है, और यही मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। सैचुरेशन कैपेसिटी इज़ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या है, फील्ड कैपेसिटी सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट
है फील्ड कैपेसिटी सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है। कब? जब इरिगेशन हो गया हो 2-3 दिन के बाद, इरिगेशन हो गया 2-3 दिन के बाद, जब तक ड्रेनेज पूरा हो गया हो ग्रेविटेशनल वाटर का, और अब क्या है कि वो सॉइल मॉइस्चर रिलेटिवली स्टेबल हो जाए, तो जो मॉइस्चर है उसको हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। एट द फील्ड कैपेसिटी लार्ज पोर फिल्ड विथ एयर एंड द माइक्रोपोर वाटर से फिल्ड होता है। ठीक है, जो बड़े बड़े पोर है उसमें वो एयर होते हैं एंड माइक्रोपोर्स में वाटर होते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड एज अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेबिलिटी टू प्लांट। मतलब फील्ड कैपेसिटी सबसे ऊपर की अपर लिमिट होती है जो कि वाटर के लिए, वाटर जो कि अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। फील्ड कैपेसिटी एक अपर लिमिट होता है वाटर अवेबिलिटी का प्लांट के लिए। और टेंशन जो होता है ना वो होता है -0.1 to 0.33 1/3 ATM। ये डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो हम प्रेशर प्लेट apparatus से करते हैं। ठीक है, अब आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो इस जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज हुआ था बाय ब्रिग्स एंड टैंस 1912 में। यहाँ पे उन्होंने एक ड्वार्फ सनफ्लावर को इंडिकेटर प्लांट की तरह यूज़ किया था। यहाँ पे जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है, जहाँ से प्लांट जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट इतना रहता है कि प्लांट विल्टेड कंडीशन में रहता है, और वो तब तक विल्टेड रहता है जब तक और उस सॉइल में वाटर हम ना डालें। ये लोअर लिमिट होता है। जहाँ फील्ड कैपेसिटी अपर लिमिट है, PWP इज़ लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे प्लांट डेड नहीं होते बट मेटाबॉलिकली बहुत लो कंडीशन पे होते हैं, और जब ये परमानेंट विल्टिंग कंडीशन पे चले गए ना तो ये डाई हो जाते हैं। तब कितना भी आप वाटर डालो प्लांट विल नॉट सर्वाइव। अब आता है कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है उसका, तो ये -15 बार होता है और 15 एटमॉस्फेयर होता है। नाउ कम्स विल्टिंग कोफिशिएंट। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड विल्टिंग कोफिशिएंट। इसको हम क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट भी कहते हैं। अब आता है अवेलेबल वाटर। कॉन्सेप्ट जो है अवेलेबल वाटर का, इसको दिया था वेहमेयर एंड हेनरिक्सन ने 1981 में। और ये सॉइल मॉइस्चर होता है जो कि मैक्सिमम प्लांट यूज़ के लिए अवेलेबल होता है। ये जो पोर्शन होता है ना कैपिलरी वाटर का, जो फील्ड कैपेसिटी टू PWP हो, उसको अवेलेबल वाटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका रेंज क्या है? -0.3 to -15 बार। ठीक है, अब आता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे विल्टिंग पूरा हो चुका है, प्लांट इज़ डाइड। और ये कहाँ पे होता है? टेंशन किस पे होता है? -60 बार्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो pH का जो टर्म है वो SPL सोरेनसन ने दिया था 1909 में। ये डिफाइंड है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। अब आता है log 1/H+। ठीक है, इसका रेंज मोस्टली 0 to 14 होता है, जहाँ पे ये न्यूट्रल 7 पे होता है, उससे कम ये एसिडिक होता है और उससे ज़्यादा ये बेसिक होता है। नाउ कम्स PF वैल्यू। तो इसको डिफाइन किया था स्कोफिल्ड ने इन 1935। तो ये लॉगरिथम है सेंटीमीटर हाइट का वाटर कॉल्यूम टू गिव नेसेसरी सक्शन। तो इट इज़ रिलेटेड टू सक्शन, और यहाँ पे सेंटीमीटर हाइट्स में हम यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? हाइट ऑफ वाटर कॉल्यूम, जहाँ तक फ्री वाटर लेवल आया हो, सेंटीमीटर में ही यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है सॉइल का कंडीशन, उसके PF वैल्यू, उसका प्रेशर। तो यहाँ पे 5 कंडीशन है। पहला, सैचुरेटेड अगर सॉइल है तो उसका PF वैल्यू 0 होगा, जहाँ पे उसका प्रेशर 1/1000 होएगा। फील्ड कंडीशन पे PF वैल्यू 2.53 होगा, जहाँ पे प्रेशर 1/3 होगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे PF वैल्यू 4.18 होगा, जहाँ की उसका प्रेशर 15 होगा। हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट पे उसका PF वैल्यू 4.50 हो रहा है, जहाँ पे उसका प्रेशर 31 होएगा। एंड वहीं पे ओवन ड्राई सॉइल, जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे उसका PF वैल्यू 7 होगा। मतलब मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 0 है। सैचुरेटेड से देख लिया हमने। और इसका प्रेशर होगा 10,000। ठीक है, तो मिनिमम कितना है प्रेशर? 1/1000 और मैक्सिमम है 10,000। और ये जो टेबल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती है। अब आता है PE। तो PE साइलेंट ने दिया था। ये क्या है? P = EH/0.0591। ठीक है, ये मेज़र करता है कितना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ये नेगेटिव लॉगरिथम है इन सॉइल के मॉइस्चर के मेजरमेंट पे। तो इनडायरेक्ट मेथड होएगा, डायरेक्ट मेथड होएगा। इनडायरेक्ट मेथड टेंशन के बेसिस पे होता है। अब क्या है कि टेंसियोमीटर, जिसको एरोमीटर भी कह रहे हैं। तो इस मेथड में क्या होगा कि प्रिंसिपल जहाँ पे कैपिलरी टेंशन इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो कैपिलरी टेंशन और सॉइल मॉइस्चर दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। टेंसियोमीटर सेंसिटिव हो जाता है अप टू 0.85 बार ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो ये कब सेंसिटिव होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये सूटेबल किसके लिए हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल होता है।
और उसके बिलो जो होता है मोस्टली अवेलेबल वाटर बिलो 1 बार टेंशन, ठीक है। ये सुटेबल नहीं होता किसके लिए, तो क्ले सॉइल के लिए नहीं होता। टेंशियोमीटर आर वेरी यूजफुल इन स्केड्यूलिंग इरिगेशन टू फ्रीक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप। सो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि ये इरिगेशन स्केड्यूल करता है फ्रीक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप्स के लिए। अब आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट, जिसको हम बॉयशियस मॉइस्चर मीटर या जिप्सम ब्लॉक भी कहते हैं। जिप्सम ब्लॉक आर कंटेनर जिसमें जिप्सम, फाइबर ग्लास वगैरह होता है। ये क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे बेस्ड होता है। अब दोनों इन्वर्स रिलेशन में है, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का, फील्ड कैपेसिटी पे लो है, जहाँ की PWP पे हाई है। जिप्सम ब्लॉक परफॉर्म करता है सेटिस्फैक्ट्री मेजर इन ड्राई सॉइल। अब ड्राई सॉइल में वाटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ सेटिस्फैक्ट्री मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। ये किसके लिए सूटेबल नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सैलाइन सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि सॉइल सॉल्ट जो प्रेजेंट है सॉइल में वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे रहा है। उसमें क्या होता है, NaCl, मोस्टली सॉल्ट में अगर NaCl है तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव देगा, उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर टेंशन, कहाँ तक, तो 0 to 15 बार तक, फॉर स्केड्यूलिंग इरीगेशन ऑफ क्रॉप ऑफ डिलेड इंटरवल्स। अब आता है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। तो ये रैपिड मेथड है जो कि फील्ड में यूज़ होता है और इन सिटू मेजरमेंट्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर में यूज़ होता है फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ H+ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। अब न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर जो है बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड कहाँ पे है, जहाँ पे क्वांटिटीज़ एस्टिमेशन करना हो सॉइल मॉइस्चर के चेंजेस में। अब आता है प्रेशर मेंबर एंड प्रेशर प्लेट apparatus। तो इट इज़ यूज फॉर लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल, ठीक है। और जनरली ये यूज़ होते हैं फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट्स को, मॉइस्चर कंटेंट्स को अलग अलग प्रेशर पे हम एस्टिमेट करने के लिए। सुटेबल होता है कहाँ, तो जब सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेज़र करें 0 to 15 बार, ठीक है। अब आता है सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो ये जो कर्व है ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर, दैट इज टेंशन एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, ठीक है। अब सॉइल मॉइस्चर क्या कैरेक्टरिस्टिक शेप क्या है, तो अगर सैंडी सॉइल है तो आपका L शेप होगा, जहाँ पे अगर क्ले सॉइल है तो ये I शेप होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। आते हैं अब ईजीएस्ट टॉपिक पे, इवेपो ट्रांसपीरेशन। सो इवेपो ट्रांसपीरेशन क्या है, ये टोटल वाटर अमाउंट है जो कि लॉस हो गया, किसकी वजह से, वो क्रॉप के ट्रांसपीरेशन की वजह से। इवेपोरेशन सॉइल से हुआ उसकी वजह से, एक स्पेसिफिक टाइम और एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इवेपो ट्रांसपीरेशन क्या है, कंस्टिट्यूट करता है 99% ऑफ टोटल वाटर अपटेक और पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन। तो इसका जो कंसेप्ट है ये 1948 में थॉर्नटन विर्थ ने दिया था। अब क्या होता है कि इवेपो ट्रांसपीरेशन अकर व्हेन ग्राउंड इज फुल्ली और कम्प्लीटली कवर्ड बाय एक्टिवली ग्रोइंग वेजिटेशन एंड नो लिमिटेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो यहाँ सॉइल मॉइस्चर का कोई लिमिट नहीं होगा, और दूसरा है कि जो एरिया होगा वो फुल्ली कवर होगा वेजिटेशन से। जो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन होता है ये अपर लिमिट होता है इवेपो ट्रांसपीरेशन का किसी भी गिवन क्लाइमेट में। अब इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, तो हम मेज़र लाइसीमीटर से करते हैं, ठीक है। और जो लाइसीमीटर है इसके अलावा लीचिंग लॉस को भी मेजर करता है। नाउ सेकेंडली ये मेजर होता है सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडी से, जहाँ पे डिप्लीशन जो है इस FC माइनस PWP इंटू D.dB, जहाँ FC इज़ फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP है, D क्या डेप्थ है और उसका बल्क डेंसिटी कितना है। अब इवेपो ट्रांसपीरेशन जो है इवेपोरेशन डाटा से भी मेजर होता है बाय USWB क्लास A ओपन इवेपोरीमीटर। तो ये एक स्टैंडर्ड इवेपोरीमीटर है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है वाइडली, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में भी इसका काम होता है। और ये क्या होता है, इसको वाइट पेंट किया जाता है। इसको एक्सप्रेस इवेपोरेशन इसमें एक्सप्रेस कैसे होता है, mm/day में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो डायमीटर है वो 120 सेंटीमीटर का है, जिसमें जो डेप्थ है वो 25 सेंटीमीटर का है, और वो 25 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर वाटर से वो फिल्ड है। अब आते हैं संकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर। तो ये डेवलप हुआ था बाय शर्मा एंड दास्ताने इन 1968। ये मेजर करता है इवेपोरेशन अंडर फील्ड कंडीशन, और ये डिटरमाइन करता है कितना पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन है अपॉन इवेपो ट्रांसपीरेशन, और ये वेरी क्या करता है, इसका वैल्यू 0.95 to 1.05। अब आता है पोर्टेबल इवेपोरीमीटर। तो ये डेवलप हुआ था इजराइल में 1984 में, और ये मेजर करता है इवेपोरेशन बहुत छोटे पीरियड का भी। अब आता है कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर। तो इट इज़ यूज to designate loss due to evapotranspiration and water
यूज्ड बाय प्लांट फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कंजम्पटिव यूज़ क्या होता है, जितना इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ प्लस कितना वाटर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में लगा। 99% ऑफ वाटर लॉस जो होता है प्लांट में इवेपोट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, और 1% ऑफ वाटर जो है वो एक्चुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ होता है, ठीक है, और दोनों मिलके CU बनाते हैं। अब आता है कि अगर हम PET/ET का एस्टिमेशन करें तो पहला है कि पेनमैन मेथड से करेंगे, तो ये डेवलप होता है बाय पेनमैन 1950 में ही, और ये हमारा इवेपोरेशन को एस्टिमेट करता है कितना फ्री वाटर सरफेस से इवेपोरेशन हो गया। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है और सारे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में ये यूटिलाइज होता है। सेकेंड है जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वाटर यूज़ एफिशिएंसी। इट इज़ यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट ऑफ वाटर यूज़ इन इवेपोट्रांसपिरेशन। इसमें डिनोट करता है कि कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट ऑफ वाटर से। इसको एक्सप्रेस करेंगे हम kg/हेक्टेयर में, और वाटर यूज़ एफिशिएंसी 2 टाइप का होगा, क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी जहाँ पे, और फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी में हम क्या करेंगे कि रेशियो लेंगे, कितना क्रॉप यील्ड है अपॉन कितना वाटर डिप्लीट हो रहा है इवेपोट्रांसपिरेशन से। जहाँ पे फील्ड यूज़ एफिशिएंसी में हम क्रॉप यील्ड को लेंगे अपॉन वाटर कितना यूज़ हुआ बाय फील्ड, ठीक है। तो क्रॉप में हम इवेपोट्रांसपिरेशन को लेते हैं, जहाँ की फील्ड में हम ऑलमोस्ट फील्ड के वाटर को लेते हैं। अब यहाँ पे आता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी, मेजर फील्ड क्रॉप का कितना है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यूनिट kg/हेक्टेयर ये मेजर फिंगर मिलेट्स के सबसे ज़्यादा होता है 13.4, और सबसे कम होते हैं ये राइस के 3.7 लोएस्ट। तो सबसे ज़्यादा फिंगर मिलेट के होते हैं, फिर वीट के होते हैं, ग्राउंडनट के हुए, शोरगम के हुए, पर मिलेट और मेज़ का दोनों का इक्वल है 8, एंड देन राइस का सबसे कम। नाउ कम्स इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स वेरी वेरी यूज़फुल एग्जाम्स में। करिंग, ये टी के लिए, अनियन के लिए, टोबैको के लिए यूज़ होता है। हम हमेशा सोचते हैं करिंग इज़ रिलेटेड टू टोबैको, नो, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टी, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अनियन। स्ट्रिपिंग क्या होता है कि जूट में हम यूज़ करते हैं। निपिंग कॉटन में एंड ग्राम में यूज़ करते हैं। रैपिंग शुगर कैन में। प्रॉपिंग इज़ मोस्टली यूज इन बनाना एंड ट्रैशिंग इज़ यूज इन शुगर कैन। नेक्स्ट इज़ ऑयल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। कोकोनट में 60% ऑयल होता है, सेसेमे में 46 to 52% ऑयल होता है, ग्राउंडनट में 45% ऑयल होता है। यहाँ की कैस्टर में 35 to 58 होता है, सैफ्लावर में 24 to 36, रेपसीड मस्टर्ड में 33 to 39, जिसको हम एडिबल में भी यूज़ करते हैं। सोयाबीन में 20%। प्रोटीन कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट, तो राइस में 6 to 7% होता है, मेज़ में 10% होता है। वीट बाजरा दोनों में 11 to 12% होता है, बट वीट में डिफरेंस ये है कि उसमें ग्लूटेन होता है। टोरगम में 10 to 12% होता है, जहाँ की बार्ले में 11.5, ऑलमोस्ट 11 to 12% ही होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एल्ब्यूमिनॉइड्स जो है बार्ली में पाया जाता है। प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस, तो ग्राम में 21.1% पाया जाता है, लेंटिल में 25% पाया जाता है, 22.5 पाया जाता है, अरहर में 21 to 25% पाया जाता है, उर्द में 24%, मूंग में 25% एंड काउपी में 23.4%। और काउपी को हम वेजिटेबल मीट भी बोलते हैं। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो लेंटिल में, मूंग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है 25%। नाउ कम्स प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड, तो सोयाबीन में 42%, ग्राउंडनट में 26%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन कंटेंट, तो इतना पूछते हैं। सेसेमे में 18 to 20%, लिनसीड में 36%, सैफ्लावर केक में 40 to 45%। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन फैमिलीज, तो एंड हम पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ के नेम है, जैसे ग्रामिनी जिसको पोएसी भी कहते हैं, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेर, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, एस्टेरियसी, चिनोपोडियसी, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि शुगर बीट स्पिनेक आता है, यूफॉर्बियसी, कैस्टर, टेपियोका, कॉन्वोल्वुलेसी इंपॉर्टेंट है कि स्वीट पोटैटो आता है, ओम्ब्लीफेरेसी, कोरिएंडर, एलिएसी, अनियन गार्लिक एंड जिंजरबिरेसी, जिंजर, टर्मरिक वगैरह आता है। सो यहाँ तक था आज का चैप्टर, एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे एग्रोनॉमी कम्प्लीटली फ्रॉम राइस। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड कमेंट योर थॉट्स। बाय।